तलाक के बाद निशा दीदी मेरे साथ आकर रहने लगी थी। मैंने उससे पूरी खुशी दी थी क्योंकि एक बहन भाई में प्यार होना ही चाहिए। और जब बहन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, उस समय भाई ही उसका काम करेगा, उसकी हेल्प करेगा, हमेशा उसका साथ देगा। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आप सुन रहे हो। तो बात उन दिनों की है जब हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, यानी कि मैं वंश और मेरी दीदी निशा, हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उस समय से दीदी के मन में एक ही बात थी कि शादी करूंगी तो पैसे वाले से करूंगी, क्योंकि बिना पैसे के आजकल कोई पूछता भी नहीं है। हालांकि दीदी की बात सही थी, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये बात भी उतनी ही सच है जितनी दीदी की बात सच थी कि पैसे वाले इंसान से शादी करके खुशियां मिल सकती हैं। तो दीदी कॉलेज के दिनों से ही ऐसी ही बातें करती थी। लेकिन कॉलेज के टाइम में उसके काफ़ी बॉयफ्रेंड्स थे, होने भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में दोस्ती का अपना एक अलग क्रेज़ है, अपना महत्व है। तो दीदी के काफ़ी फ्रेंड थे, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैंने दीदी को ही अपनी फ्रेंड माना हुआ था, क्योंकि वो मेरा हर काम में साथ देती थी, मुझे अच्छी सलाह देती थी, कभी कुछ भी पूछूं तो मुझे अच्छी सजेशन देती थी। हम दोनों में काफ़ी प्यार था। कॉलेज टाइम के बाद मेरी जॉब लग गई थी, अच्छी सैलरी थी। मैं खुश था कि चलो जॉब अच्छी मिल चुकी है, क्योंकि आजकल के टाइम में अच्छी जॉब मिलेगी तो ही अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी। अगर पैसा नहीं है कोई पूछता भी नहीं है। आजकल की लड़कियां भी पैसे वाले को ही पूछती हैं, जैसे कि मेरी दीदी की सोच थी। लेकिन वो वक्त भी आ गया जब निशा दीदी की कॉलेज की स्टडी पूरी हो चुकी थी। अब मम्मी पापा कहने लगे कि देखो वंश, अब निशा की शादी करनी है, कोई अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी उसकी शादी होगी तभी तुम्हारी शादी हो पाएगी। मैंने कहा मम्मा पापा आप चिंता मत कीजिए, हाथ की लकीरों में जब लिखा होता है शादी हो ही जाती है। फिर मम्मा मुझसे पूछने लगी कि निशा को कोई पसंद है, कोई ऐसा लड़का जिसे वो पसंद करती हो। वो तो हमें बताती नहीं, लेकिन तेरी तो दोस्त भी है, तेरी बहन भी है, अगर ऐसा कुछ है तो तू हमें बता दे। अब मेरी नज़र में ऐसा कुछ था नहीं, उसके बॉयफ्रेंड्स थे, वो पार्टीज करती थी, यानी कि उसका सब कुछ पार्टीज क्लबों में जाना चलता ही रहता था, ये तो मुझे पता था। लेकिन किसी से शादी की बात उसने सोची नहीं थी, बस दोस्ती उसने रखी हुई थी। तो मैंने मम्मा से बोला नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। निशा दीदी ने कोई भी ऐसा दोस्त नहीं रखा जिससे वो शादी कर सके। रिश्ता तो हमें ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन दीदी ने एक बात कही है कि पैसे वाले से शादी करूंगी। अब मम्मा कहने लगी पैसा भी देखा जाता है, सामने वाले की इंसानियत भी देखी जाती है, परिवार भी देखा जाता है, घर परिवार भी जरूरी है, अच्छा घर परिवार होना चाहिए। पैसा अपनी जगह है, लेकिन कैरेक्टर लड़के का अच्छा हो तभी जिंदगी में लड़की खुश रह सकती है। मैंने कहा मम्मा देखो वो बात दीदी नहीं समझ पाएगी, हमें अपने हिसाब से लड़का देखना होगा। तो हम लड़का ढूंढने में लग गए थे। हालांकि निशा दीदी के साथ मेरी अच्छी जमती थी, देर रात तक हम लगे रहते थे। कभी हम रोमांटिक मूवी देखते थे, कभी हम गेम्स खेला करते थे। मम्मी पापा तो एज के हिसाब से जल्दी सो जाते थे, लेकिन हम दोनों देर रात में सोते थे। अब मैंने दीदी से एक रात में कहा कि दीदी अब तो तू पराई हो जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी। तो वो कहने लगी तो क्या हुआ, तुझे मना थोड़ी करूंगी, तू कभी भी मिलने आ सकता है, वैसे भी तेरे लिए तो आया ही करूंगी। और यार मम्मी पापा से मिलने भी तो आऊंगी, चिंता क्यों करता है। वो खुश थी और मुझे पता था कि उससे कैसे खुश रखना है। बस उन्हीं दिनों एक लड़का हमने दीदी के लिए देखा, उसका नाम विवेक है। विवेक काफ़ी अच्छा लड़का था, यानी कि पैसे वाला था, क्योंकि दीदी को पैसे वाले लड़के से शादी करनी थी। वैसे उसका कैरेक्टर भी अच्छा था, जो हमने पता किया उस हिसाब से वो ठीक था। उसका अपना कारोबार था, अपनी फैक्ट्री थी, पैसा इतना कि इंसान हर खुशी हासिल कर सकता था। दीदी को मैंने कहा कि दीदी देखो ये लड़का है। मैंने शुरू में पिक दिखाई, वो खुश हो गई। फिर मैंने बताया कि ये फैक्ट्री है उसकी, इतनी उसकी अर्निंग है, इतना बड़ा घर है, सब कुछ बताया, 3 गाड़ियां हैं। अब दीदी काफ़ी खुश हो गई थी, कहने लगी हाँ कर दे। मैंने कहा अरे यार मिल तो ले पहले, क्योंकि एक दूसरे से बात करना ज़रूरी है। लेकिन दीदी कहने लगी तू हाँ कर दे, बस मैं रेडी हूँ, बाकी मिलना जुलना तो होता ही रहेगा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता। फिर मम्मा पापा ने संडे का फिक्स किया था, हम विवेक के घर चले गए। वहां जाकर निशा दीदी की विवेक से बात हुई।
दोनों में अच्छी बन गई, यानी कि दोनों एक दूसरे से शादी के लिए तैयार थे। निशा दीदी की आंखों में तो पैसा था, लेकिन विवेक ने निशा को देखा, अच्छी लगी, प्यारी लगी, जबरदस्त लगी। आजकल के लड़कों को क्या चाहिए, वो सब कुछ निशा दीदी में था। कई बार तो मैं भी सोचता था कि काश मेरी जिंदगी में भी निशा जैसी कोई लड़की आ जाए तो जिंदगी में पूरी मस्ती मिल जाए, क्योंकि दीदी मस्त थी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, निशा और विवेक की शादी हो गई थी। दीदी और जीजा जी काफ़ी खुश थे। मुझे आज भी याद है कि जिस दिन निशा दीदी की शादी हुई थी, उन्होंने गुलाबी लहंगा चोली डाला था। वो इतनी प्यारी लग रही थी, बारबी गुड़िया जैसी वो लग रही थी। जब पार्लर से वो रेडी होकर आई थी, मैंने उन्हें बोल दिया था कि दीदी सच में यार, अगर तेरे जैसी कोई और लड़की हो मैं उससे शादी कर लूँगा। वो मुस्कुराकर कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं समझ चुकी हूँ तू क्या चाहता है। बाकी वंश तू चिंता मत कर, तेरी शादी भी जल्दी होगी, और वैसे भी मैं तो आती ही रहती हूँ, यानी कि आती ही रहूंगी। मैं खुश था कि दीदी ने ऐसी बात की है। बस उस रात तो मैं काफ़ी खुश था जब दीदी की सुहाग रात होने वाली थी। मुझे पता था कि दीदी और जीजा जी काफ़ी प्यार करेंगे। एक लड़के लड़की के लिए सुहाग रात से बढ़कर कुछ होता नहीं है। जिंदगी में वो मधुर मिलन की पहली रात होती है। और मम्मी पापा भी खुश थे कि चलो दीदी की शादी हो गई है, हमारी जिम्मेवारी पूरी हो गई। बस मैं भी खुश था, लेकिन दीदी की वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूम रही थी कि गुलाबी लहंगा चोली में वो कितनी प्यारी लग रही है। मन में काफ़ी ख्याल आ ही जाते हैं। अब मुझे था कि मेरी शादी भी जल्दी होने वाली है, लेकिन आगे वक्त कौन सी करवट बदलेगा कोई कह नहीं सकता। तो कुछ दिनों के बाद दीदी घर पर रहने के लिए आई। हालांकि वो वैसे तो खुश थी। मैंने उससे बात की। दीदी कहने लगी, हाँ खुश हूँ। मैंने कहा, लग तो नहीं रहा। वो कहने लगी, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, इतना पैसा है, इतना पैसा है। ये कहते कहते दीदी की आंखों में आंसू से आने लगे थे। मैं समझ नहीं पाया कि ये बात क्या है। दीदी ने पहले कोई फोन पर बात की नहीं, लेकिन अब दीदी की आंखों में आंसू है। बात कर रही है कि मैं खुश हूँ, लेकिन आंखों में आंसू। समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उस वक्त मैंने ज़्यादा बात करना सही नहीं समझा, क्योंकि उस समय मम्मी पापा पास में थे, ज़्यादा दूर वो नहीं थे। फिर मैंने सोचा रात को जब करेंगे उस समय बात करूँगा। तो जब हम डिनर कर चुके तो रात को वो बेडरूम में थी। मैं उसके पास चला गया। मैंने बातों बातों में पूछा, दीदी कैसी हो? वो कहने लगी, बस ठीक हूँ। फिर वो कहने लगी, मेरी नाइटीज़ पड़ी होंगी। मैंने कहा, हाँ वो तो पड़ी हैं। मैंने उससे नाइटी ला कर दी थी, क्योंकि रात को वो नाइटी डालकर ही सोती थी। नाइटी डालकर वो आ गई थी। फिर मैंने उससे पूछा, दीदी तुम रोने क्यों लगी थी? तो निशा कहने लगी, बस तेरी एक बात सच्ची थी। तूने कहा था ना कि पैसे से हर खुशी नहीं मिलती। मैंने कहा, हाँ वो तो मैंने कहा था, लेकिन यार बात क्या हुई है? तो दीदी कहने लगी, देख वंश, तेरे जीजा जी, पैसा तो उनके पास काफ़ी है। इतना पैसा कि कोई गिनती ही नहीं है। 3-3 गाड़ियां हैं और एक गाड़ी उन्होंने मेरे लिए रखी हुई है। कहीं आना जाना हो ड्राइवर रेडी रहता है। लेकिन एक बात बोलूं यार, मुझे उस घर में अपनापन आज तक नहीं मिला, प्यार नहीं मिला। तेरे जीजा जी का आने जाने का कोई ठिकाना नहीं है। इतने दिनों से वो बाहर ही हैं। 12 दिन हो गए, ना उनकी कॉल आई है ना वो आए हैं। अब फैक्ट्री फ़ोन करो तो कहते हैं कि वो बाहर गए हैं। अब उनसे बात हो नहीं पाती। सास ससुर से बात करूं तो वो भी कहते हैं कि हमें पता नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में उस घर में लोग हैं कैसे, कैसी उनकी नेचर है। अब ये कहकर दीदी रोने लगी थी। मैंने उसे गले से लगाकर चुप कराया, क्योंकि मुझे पता था कि दीदी काफ़ी ज़्यादा इस समय परेशान है। उसको मैं समझ चुका था कि उससे प्यार भी कभी नहीं मिला। मैंने उससे प्यार से समझाया, उससे प्यार किया, क्योंकि इस समय मेरी जिम्मेवारी थी उससे प्यार करना, और मैंने जी भरकर उससे प्यार किया था। समझाया कि दीदी देखो, जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आ जाता है। अभी अभी शादी हुई है, थोड़े समय के बाद वक्त बदलेगा, फिर से जीजा जी तुम्हारे हो जाएंगे। तो वो कहने लगी, मुझे पता है ऐसा होने वाला नहीं है, फिर भी चलो देखते हैं। उसके बाद हम दोनों सो गए थे। 3-4 दिन तक दीदी यहाँ पर रही थी। मैं उन्हें घुमाने लेकर जाता था, कभी होटल में, कभी क्लब में, कभी यहाँ वहाँ हम घूमने जाते थे, क्योंकि मुझे यही था कि उनका मूड अच्छा रहना चाहिए। जब तक दीदी यहाँ रही मैंने उन्हें पूरी तरह से खुश रखा था, हर तरीके से किया था ताकि वो खुश रहें। और मुझे इतना पता था कि दीदी अगर ससुराल में जाएंगी फिर से परेशान होंगी, इसलिए जितना वक्त वो यहाँ रहेंगी उन्हें मैं अच्छे से खुश रखता था। वैसे भी मम्मी पापा घर पर ही रहते थे। तो उसके बाद जब दीदी चली गई तो मैंने उसी रात उन्हें कॉल की
कि दीदी पहुंच गई, तो वो कहने लगी, हाँ पहुंच गई हूँ, बस तेरे जीजा जी अभी भी नहीं आए। बेडरूम में सोच रही हूँ कि क्या करूँ, ये जिंदगी बन कैसे गई है। शादी से पहले मैंने काफ़ी सपने लिए थे, इतना पैसा होगा, हस्बैंड के साथ कभी कहाँ जाऊंगी, कभी कहाँ जाऊंगी, जयपुर जाऊंगी, शिमला जाऊंगी, गोवा जाऊंगी, फॉरेन जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ यार हो नहीं रहा। अब पता नहीं किस्मत में लिखा क्या है। दीदी उस समय भी काफ़ी मायूस थी। फिर मैंने प्यार से उनसे बात की। ऐसे हमारी बात होती रही, पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब बीत गए। ऐसे मेरी हर रोज उनसे बात होती थी। इसी बीच में जीजाजी घर आ गए थे, लेकिन फिर से वो चले गए थे। फिर एक बार की बात है, रात को 12 बजे दीदी की कॉल आई। हालांकि मैं सो चुका था, लेकिन मैं हैरान हो गया कि इतनी रात। दीदी कहने लगी, वंश देखो मैंने एक फैसला लिया है, कुछ डिसीजन लिया है कि तेरे जीजाजी को मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि आज वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करके फिर से बाहर चले गए हैं। एक्चुअली में उन्हें मेरे से शादी करनी ही नहीं थी, बस उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन मैं उन्हें पसंद नहीं थी, ये मुझे अब पता चला है। तो ऐसे इंसान के साथ मैं कभी नहीं रहूँगी जो मुझे प्यार नहीं करता, पसंद नहीं करता। अब दीदी की बात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी और काफ़ी परेशानी पैदा करने वाली थी। अब दीदी सब कुछ बताती गई, मैं सब कुछ सुनता गया। दीदी ने बता दिया कि आज तक उन्होंने मुझे कभी प्यार भी नहीं किया, कभी हम एक साथ होते ही नहीं हैं। हाँ, ड्राइंग रूम में हम बैठे होते हैं, लेकिन कभी बेडरूम में वो मेरे पास आए भी नहीं। हम कभी एक साथ कहीं गए भी नहीं। अब दीदी सब कुछ बताने लगी थी। मैं समझ चुका था कि वो उस घर में अब सुखी नहीं रह सकती। तो मैंने कहा, दीदी देख लो, फैसला तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है, मैं तो हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ। वो कहने लगी, तुम मुझे प्यार दे पाओगे, खुश रख पाओगे हमेशा के लिए अगर मैं वहाँ आती हूँ? मम्मी पापा तो मेरे को रख लेंगे, लेकिन तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने कहा, अरे यार तू मेरी जान है, अपनी बहन के लिए मेरा सब कुछ हाजिर है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। दीदी खुश होकर कहने लगी, बस फिर तो डाइवोर्स की अभी प्रोसेस में शुरू करवा देती हूँ। तो उसके बाद दीदी ने फ़ोन रख दिया था। 2 दिन के बाद दीदी आ गई थी और उसके बाद निशा दीदी कहने लगी, बस यार वंश अब यहीं रहूँगी। उसके बाद वक्त आने पर डाइवोर्स भी हो गया था। अब दीदी मेरे साथ ही रहती हैं। मम्मी पापा भी खुश थे कि चलो निशा यहाँ पर खुश है। कोई भी माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी ससुराल में जाकर दुखी रहे। तो मम्मी पापा ने भी निशा की बात का समर्थन किया था कि हाँ ठीक है बेटा, अगर वहाँ पर तुझे प्यार नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती, तो उस घर में जाकर फ़ायदा क्या। डाइवोर्स हुआ, मम्मी पापा भी खुश थे। अब निशा दीदी को लेकर कई बार मैं जयपुर गया था, घूमने हम जाते रहते थे, गोवा में जाते थे, जहाँ जहाँ उसका दिल होता था वहाँ वहाँ मैं जाकर करता था। अच्छे से हम एंजॉय करते थे, घूमते थे, फिरते थे। वैसे हर रात में हम जी भरकर एक दूसरे से बातें करते थे। हम दोनों साथ ही थे, क्योंकि हम दोनों का शादी से पहले भी बेडरूम एक ही था, अब भी हम दोनों का बेडरूम एक ही है। मुझे इस कारण दीदी के साथ हमेशा रहना पड़ता है, यानी कि घर में जब भी वो हों, रात को मैं उनके साथ ही रहता हूँ, कि कहीं वो पुरानी चीज़ों को याद करके, पुराने दिनों को याद करके रोने ना लगे और ऐसे माहौल में उन्हें कोई संभालने वाला नहीं होगा। इस कारण मैं उनके साथ ही रहता था और हर तरह से उन्हें पूरा प्यार देता था। दीदी खुश थी और मुझे कहती थी कि बस मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मम्मी पापा साथ हैं, तुम मुझे प्यार करते हो, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा, अरे यार तुम मेरी दीदी है, बचपन से हम साथ खेले हैं, इतना तुझे मैंने पहले भी प्यार दिया है, याद है सब बातें। वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि बस मुझे वही प्यार चाहिए। इस घर में रहकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बस खुशियाँ यहीं मिल सकती हैं। माँ बाप से बढ़कर, एक भाई से बढ़कर कोई खुशी नहीं दे सकता, और तू तो मेरे साथ हर रोज प्यार करता है, मेरी केयर करता है। मैंने कहा, दीदी देखो अब सो जाओ, काफ़ी वक्त हो चुका है। लेकिन वो कहने लगी, अरे यार नहीं, अभी मूवी देखनी है। फिर हम दोनों एक मूवी देखने लगे, काफ़ी अच्छी मूवी थी। उसके बाद हमें सोते सोते 2 घंटे और लग गए थे, क्योंकि वक्त तो लग ही जाता है। लेकिन निशा दीदी अब काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगी थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मैं अपने आप खुश हो जाता था, और सच में ज़िंदगी के पूरे मज़े हमें मिल रहे थे। घर परिवार में रहकर खुशियाँ ज़रूरी हैं, चाहे कोई भी दे, कहीं से भी प्यार मिले, ले लेना चाहिए। और जी भरकर मैंने दीदी को प्यार दिया था। मम्मी पापा ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हम पूरे परिवार में 4 ही तो लोग थे, अब हम चारों खुश थे। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। परिवार में रहकर
कई बार मुसीबतें आ जाती हैं, लेकिन उन मुसीबतों का सॉल्यूशन भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने किया था। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। इसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज प्यारी प्यारी मस्ती भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर आपको सुनने को मिला करती हैं।